रिटायरमेंट के बाद आपको मतलब ये आपने जो नोट डाउन किया, क्या ये उन्हीं दिनों में नोट डाउन कर लिया था कि मुझे आगे जाके कभी ये किताब लिखनी है और मुझे आप बताना है लोगों को कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी? मायावती को कुछ बताने की इच्छा हुई कभी, या मुलायम सिंह ने आपको लगा कि आप मोहरा बने मुलायम सिंह यादव के? देखिए, मैं एक हद तक तो मैं समझता हूँ कि मैं मोहरा बना था, एक हद तक तो मैं समझता हूँ। और जहाँ तक किताब लिखने की बात है, उस समय तो ज़हन में भी नहीं आया था कि मैं 20 साल के बाद किताब लिखूँगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि चूँकि मैंने इसको लीगल तरीके से मैं ले गया, मैंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में भी मैंने रिट फ़ाइल किया, मैंने केस फ़ाइल किया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है क्योंकि मुझे निलंबित कर दिया गया है। तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं और आज भी मेरे पास स्टेट गेस्ट हाउस और उसके अलावा कई ऐसे जिनका भी जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है, उन सबों के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। और एक-एक चीज़ है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या है, कोर्ट के जजमेंट्स क्या हुए हैं, एफआईआर किस प्रकार दर्ज हुआ है, ये सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। लेकिन उस समय मेरे मन में ये कभी ख़्याल नहीं आया कि मैं इसको किताब के रूप में लिखूँगा, बट आई हैव बीन राइटिंग इन द पीसेज़। तो मैं मेरे पास था और यही कारण है कि मैंने बहुत ही ग्राफिक डिटेल्स के बारे में पूरा अच्छी तरह, बहुत एक वृतांत जो है वो बहुत ही माइन्यूटली लिखा गया है, जो एक-एक चीज़ है और उसको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है इस बात को कि कोई उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। यहाँ तक कि मैंने रिपोर्ट्स का और जो जो रमेश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट्स थी उसको भी मैंने पढ़ा, पूरी अच्छी तरह पढ़ा और उसका भी ज़िक्र मैंने किया है। आपने उनको ही अपना वकील बना लिया अपने केस में, जो मायावती के बहुत करीबी रहे। जी हाँ, वो उस समय तो वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं थे। वो वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स हैं लखनऊ के और भारत के। और उनको मैंने एंगेज किया क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर के सस्पेंशन की बात थी। एंड उन्होंने मेरे केस को टेकअप किया, बहस की और कुछ वर्षों के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन उस समय तो वो एक लॉयर थे और अभी भी लॉयर हैं वो, लेकिन बहुत ही फेयर तरीके से उन्होंने मेरे केस को लड़ा और समझा और पूरी बातों को जाना। तो वो तो सतीश चंद्र मिश्रा जी मेरे लॉयर तो रहे ही हैं। मैं यही चाह रही थी आपसे कि आप दर्शकों को बताएँ कि हम जी। किनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या उसके बाद कितने सालों बाद आप मायावती से मिले, और वो मोमेंट बताइए जब आप मायावती से मिले और उस समय वो किस पोजीशन पे थी, और जब आप मिलने गए तो वो इंटरैक्शन कैसे शुरू हुआ? क्योंकि वो आप खुद बता रहे हैं कि वो एक मोमेंट जो गिल्ट वाला था, वो आपके मन में रहा हमेशा। देखिए, मेरे मन में जो गिल्ट था वो इस बात के लिए था कि आफ्टर ऑल पॉलिटिकल मास्टर्स ने मुझे क्यों सिंगल आउट किया? मुझे क्यों अलग किया पूरे वृतांत से, पूरी घटना से? और इस बात को मुझे कई बार झकझोरा गया, कई बार मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे शायद कभी मौका मिले तो मैं इस बात को और इसके आंसर को ढूँढने की कोशिश करूँगा। हुँ। मायावती जी से कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। ही वाज़ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम किया। हाँ, 2000। उनके समय में कहते हैं कि जब भी वो सीएम बनी, जी। तो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर वैसा ही था जैसा अभी फ़िलहाल कहा जाता बिल्कुल, है। मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी कड़ा प्रभाव था और उन्होंने काफ़ी मेंटेन करके रखा था क्रिमिनल्स के अगेंस्ट और माफियाओं के अगेंस्ट। ये बात दूसरा है कि उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दिया। और यही कारण है कि जब 1998 में मैं प्रमोशन पे डीआईजी आज़मगढ़ रेंज बना, उस समय बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। तो वहाँ पे मायावती जी का आना हुआ। वो एक पार्टी के रूप में, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ आई थी वो और 3 दिन तक वहाँ रहीं। तो मैंने कहा कि ये एक अच्छा मौका है कि मैं वहीं पे पोस्टेड हूँ और मैं मायावती जी से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलूँ और उनसे पूछूँ कि भाई इस तरह की क्या, बट जस्ट आई वांटेड टू डिस्कस। और उन्होंने मुझे टाइम दिया। मतलब ये है कि 3 सालों तक आपके मन में कहीं एक खटका था। मैं उस बात को जानना चाहता था। एक्चुअली मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस के बीच जो है एक खाई इसलिए भी होती है कि कोई डायरेक्ट डायलॉग नहीं हो पाता है। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि वो पॉलिटिकल मास्टर्स से खुलकर बात करें या उनको बताएं या उनको एडवाइस दें या उनसे एडवाइस लें। ये जी। बहुत कम होता है। ये बात मैंने डीजीपी के रूप में देखा
कि जिस प्रकार का एक डीजीपी और चीफ मिनिस्टर का रिलेशन होता है, वो केमिस्ट्री जो होती है, वो मेरी केमिस्ट्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत अच्छी थी और उसके कारण मैं बहुत सी चीज़ों को देख पाता था। दूसरे ऑफिसर्स को मैं किस प्रकार ग्रूम करूं, इस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजीपी और पुलिस चीफ को होनी चाहिए और होती है। तो मायावती जी के समय में, और यही बात उन्होंने कहा भी, कि बहुत सी चीज़ों को मुझे बताया नहीं गया, क्योंकि जो गैप होता है बिटवीन अ लोअर फंक्शनरी एंड द चीफ मिनिस्टर, वो गैप को बिल्ड करने का या उसको गैप को भरने का काम पुलिस लीडरशिप का है, उस समय के डीजीपी का है, उस समय के सीनियर ऑफिसर्स का है, चीफ सेक्रेटरी का है, और जो संभवतः नहीं किया गया, तो एक गैप बना रहता है। आप क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं, किस प्रकार एक्ट करते हैं, वो मुख्यमंत्री को डायरेक्ट उसका अनुभव नहीं होता है, वो किसी के थ्रू उनको बताया जाता है जी। और उनके इंटेंशंस को, उनके इमोशंस को बताया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा एक गलत पक्ष भी है और एक दूसरा पक्ष भी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे हमेशा ये क्यूरियोसिटी रही कि मैं मायावती जी से जब भी अगर कभी मिलूँगा, और अगर ऐसे समय में मिलूँगा जहाँ समय हो, स्थान भी अच्छा हो, ताकि मैं उनसे पूछ सकूँ। कोई मैं उनसे जवाब लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गिव आंसर्स टू हर दिस थिंग। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वो जब आज़मगढ़ आईं तो मैंने अपॉइंटमेंट सीक किया और उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, तो मैं उनसे मिलने गया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में, और तब मैंने ये प्रश्न किया। हालांकि उसका मुझे बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी दिन हो भी गए थे, 3 साल 4 साल, और किसी भी पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ों को वो बोलें। और मैं बहुत कोई इस उम्मीद के साथ भी नहीं गया था कि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए, और आई एम नॉट, मैंने, नोबडी इज़ एंटाइटल्ड टू डू दैट एंड नोबडी इज़ ऑथराइज्ड टू डू दैट एंड नोबडी हैज़ द ऑब्लिगेशन टू डू दैट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी बात कही, और मैंने अपनी बात सिर्फ इसलिए कही कि मैं हल्का भी होना चाहता था। मैं अपने मन के अंदर का जो बोझ था वो मैं अपनी बातों से, कहा जाता है कि कभी कभी जब वर्ड्स बहुत भारी हो जाते हैं तो वो आंसुओं से भी निकलते हैं। तो बिल्कुल। इस तरह की बातें थी जो मैंने समझा कि ये ज़रूरी है ये बताना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मायावती जी ने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और इमेजिन कीजिए कि 45 मिनट, 40-45 मिनट तक मेरी उनसे बात हुई है, और 1 टू 1 बात हुई। लेकिन कहीं पे भी उनकी बात से ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत एग्रेसिव थी या नहीं समझ रही थी, वो सब समझ रही थी। और उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ, लगता है कि मुझे प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया, और ये बात हो सकता है सही भी हो। तो मुझे अच्छा लगा, मेरा उनसे मिलना और उनका न बोलना भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जो प्रयास किया और मैंने अपनी तरफ से जो अपनी उत्सुकता दिखाई, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए था, तो मैंने किया। उसके बाद आपको उसके हल्कापन, बाद मैं चला आया। है ना? जी। एक चीज़ है लखीमपुर खीरी, आप वो भी आपकी करियर का टर्निंग पॉइंट है, जब आतंकवादी जिस तरह से पूरे तराई एरिया को और जिस तरह से जी। उन्होंने हमला किया और लोगों को मार रहे थे, और इधर लखीमपुर खीरी में वारदात हो रही थी, उधर लखनऊ में वारदात हो रही थी। लेकिन इन दिनों एनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपको क्या लगता है बीइंग अ पुलिस ऑफिसर? देखिए, मतलब पुलिस इनकाउंटर्स जो है हमेशा एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक रहता है, और जी, ख़ासकर लोगों के लिए, जनता के लिए, प्रेस के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं इसको अपने कार्यकाल में हमेशा एंगेजमेंट कहता था, और एंगेजमेंट इसलिए कहता था कि जब पुलिस का सामना क्रिमिनल्स के साथ होता है, तो हमारा पहला उद्देश्य रहता है कि हम क्रिमिनल्स को अरेस्ट करें, पकड़ें। आज भी है क्या आज ऐसा? भी है, आज भी है वो पुलिस हाफ का। एनकाउंटर वही है क्या? नहीं, हाफ एनकाउंटर या फुल एनकाउंटर, दे आर टर्म्स बीइंग यूज्ड बाय लोकल पुलिस व्हिच इज नॉट सो गुड। आई मीन, ये कोई बहुत ही लीगल डिक्शनरी में नहीं है। जी। बट मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी क्रिमिनल को, जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल है या वांटेड क्रिमिनल है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, जो आपका अधिकार है एज पर द रूल ऑफ लॉ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी बड़े बदमाश को या ड्रेडेड क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो भी रिटेलिएट करते हैं। क्रिमिनल्स जो है वो फायर करते हैं, पुलिस पे फायर करते हैं, और उस फायरिंग में पुलिस को राइट टू सेल्फ डिफेंस के नाते उसको भी, पुलिस को भी अटैक करने का, उसको रिटेलिएट करने का अधिकार है। लेकिन मैं जिन एनकाउंटर्स की बात कर रही हूँ, जी।
आप शायद समझ रहे होंगे कि कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी देखिए वो घटना जो है ये भी तो इस बात को भी हमें सोचना होगा कि उस व्यक्ति ने 10 पुलिसकर्मियों को मारा था। जी। यानी उसकी मेंटालिटी जो है वो क्रिमिनल्स की तरह थी और क्रिमिनल था भी वो। जी। एक व्यक्ति के द्वारा अंधाधुंध फायर करके 8-10 पुलिसकर्मियों को मारना, ये तो सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। और यही कारण था कि उसे अरेस्ट किया गया, उसको अरेस्ट करके लाया गया। और इस पे तो जुडिशल कमीशन जो एक रिटायर्ड जज की कमेटी भी बनी और उस कमेटी ने देखा, बहुत व्यापक ढंग से देखा कि किस प्रकार ये हुआ, पूरी घटना कैसे हुई। अब कोई व्यक्ति अगर पुलिस कस्टडी में भी हो और अगर वो पुलिस पे अटैक करना चाहे या इस प्रकार मौके का फ़ायदा उठाना चाहे कि वो उसके पुलिस वालों के राइफल्स छीनने लगे या उससे कस्टडी से भागने की कोशिश करने लगे, तो पुलिस को अधिकार होता है कि उस चीज़ को कंटेन करे, उस चीज़ को रोके। तो मैं समझता हूँ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी ने ऑलरेडी उस पर निर्णय दे दिया है और उसको वो किया। तो मैं नहीं समझता कि उसको फिर से दोहराने की आवश्यकता है। लेकिन ये भी एक एक्साइटिंग मोमेंट था जिसमें कि पुलिस ने जो है इस तरह का काम किया। और मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ों को एक बैलेंसिंग रूप में देखना होगा कि उस क्रिमिनल ने 8-10 पुलिसकर्मियों को मारा और पुलिस ने भी जो है उसको अरेस्ट करके जब वो भागने की कोशिश किया तो उस पर प्रहार किया। तो आपको नहीं लगता कि पिछले 5-7-10 सालों में बहुत तेजी से इनकाउंटर्स बढ़ गए हैं, खासकर यूपी में बढ़ गए हैं? कभी तो ठाए ठाए की आवाज भी मुंह से निकालनी पड़ रही है पुलिस वालों को। देखिए, ऐसे वाकये अगर आप भी आए। स्टैटिस्टिक्स देखें तो इनकाउंटर्स की संख्या बहुत नहीं बढ़ी है। अगर पूरे टेन्योर कई पॉलिटिकल रिजीम्स की बात करें, और मुझे अभी फिगर में नहीं मालूम है, लेकिन इनकाउंटर्स आपको इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि अगर ज़्यादा आप कवर किए जाने लग गए हैं नहीं, मीडिया के थ्रू? एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी कवरेज बहुत ज़्यादा हो गया है, सोशल मीडिया में भी काफ़ी हो गया, जो पिछले 10 साल पहले नहीं था। जी। और दूसरी बात ये भी है कि पहले के रिजीम में लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं था। योगी आदित्यनाथ के आने के पहले स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आपके पास मुजफ्फरनगर रॉयट्स था, बहुत सारे जिला गाजियाबाद भी उस समय बहुत पॉपुलर था। जिला गाजियाबाद भी बहुत पॉपुलर था। इनफैक्ट पूरा वाइल्ड वेस्ट जो था वो काफ़ी ग्रसित था इस तरह के क्राइम से। आपको याद होगा कि प्रतापगढ़ में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मारा गया था। तो इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो रही थी। लॉ एंड ऑर्डर के प्लैंक पे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जीतती हैं या हारती हैं, और उसी के कारण एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी आई सत्ता में 2017 में। तो एक उनका मकसद था कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है। और उसी सिलसिले में जितने भी माफिया और जितने भी बड़े बड़े हार्डन क्रिमिनल्स थे, जो गैंगस्टर्स थे, चाहे वो वेस्टर्न यूपी के हों या ईस्टर्न यूपी के हों, उन सबों पे एक तरह से काफ़ी कोशिश की गई कि उनको उनके एक्टिविटीज़ को रोका जाए, उनकी एक्टिविटीज़ को सफाया किया जाए। उसी सिलसिले में बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि सारे इनकाउंटर्स में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हम लोग उन कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत ही काम करते हैं। यदि कोई पुलिस की फायरिंग से कोई मरता है तो उसके बाद प्रॉपर इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशंस होता है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उस पर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस हैं, और उन गाइडलाइंस के आधार पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, मैजिस्ट्रेट की जांच होती है और उस फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो ये कहना कि कोई इनकाउंटर को कोई शक की दृष्टि से देखे, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा। इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट बाय यू एंड मी। 37 साल का करियर, 4 से 5 मुख्यमंत्री, सारी जितनी भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या फिर बीएसपी, एसपी, बीजेपी, चारों के टेन्योर में आपने वहाँ काम किया। सबसे बढ़िया आपका टेन्योर आपको कौन सा लगता है कि किसके कार्यकाल में आपने, या जो सीएम थे, योगी आदित्यनाथ का नाम तो आपने कई बार ले लिया है, कल्याण सिंह जी का भी नाम ले लिया, किसके टेन्योर में आप बहुत ज़्यादा फ्री होके काम कर सके और आपको लगता है कि हाँ, ये अगर थोड़ा और पहले आए होते तो यूपी कुछ और अलग होता?